आज की इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे जियोग्राफी यानी कि भूगोल के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में और आपकी परीक्षा में कौन सी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में आने के सबसे ज़्यादा चांस है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम इसी के बारे में जानेंगे। तो कुल मिला के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको वीडियो से काफ़ी हेल्प जरूर मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल सक्सेस ट्यूब पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी छात्र हैं जिनका सब्जेक्ट जियोग्राफी यानी भूगोल है, जिसको आप लोग भौतिक भूगोल या फिर फिजिकल जियोग्राफी बोलते हैं, उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए ये प्रश्न है जिनकी परीक्षा 2022 और 23 में होने वाली है। 23 में, ठीक है, यानी 22 और 23 के सेशन में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न की। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। देखिए, ये प्रश्न उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ पर परीक्षाएं लिखित होने वाली हैं, ठीक है। जहाँ पर लिखित होने वाली वहाँ पर 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है, अति, लघु और दीर्घ। तो इन क्वेश्चन तीनों जितने भी मॉडल के क्वेश्चन आते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझेंगे। पहला प्रश्न है कि आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं बताइए। ये जो सारे प्रश्न हैं पिछले कई बार कई सालों में पूछे भी जा चुके हैं और आपकी भी परीक्षा में आने के चांस हैं, उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको लिखना है आग्नेय चट्टानों की विशेषताओं के बारे में। तो थोड़ा हम आपको इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। आग्नेय चट्टानों की सबसे पहली विशेषता ये है कि ये अस्तरहीन शैलें होती हैं। क्या होती हैं? अस्तरहीन शैलें होती हैं। नंबर 2 इसकी जो विशेषता है वो ये है कि आग्नेय चट्टानें रवेदार होती हैं। नंबर 3 इसकी जो एक विशेषता है वो ये है कि ये शैलें सघन एवं स्थूल होती हैं। ये सरंध्री होती हैं और इसमें सरलता से जल प्रवेश नहीं कर पाता है। तो ये 4-5 जो भी आपको विशेषता इसके बारे में मालूम होगी आप पढ़ लीजिएगा, वही लिख दीजिएगा, तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण विशेषता इसमें हम ऐड करना चाहेंगे, आग्नेय शैलों का संबंध ज्वालामुखी क्रियाओं से है। ये भी विशेषता है। तो आप इस प्रकार इसका उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों के समस्त महत्वपूर्ण ये भी है कि आग्नेय शैलों की रचना किस प्रकार होती है या फिर रचना की प्रक्रिया बताइए, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। तो चलिए थोड़ा सा जो जानते हैं इसका भी उत्तर हम, कि आग्नेय चट्टानें प्राथमिक चट्टानें हैं, यानी कि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उनको हम प्राथमिक चट्टानें के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए परीक्षा में आ जाए कि प्राथमिक चट्टानें किसे कहते हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा कि आग्नेय चट्टानें के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोनों एक ही के नाम है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है। जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी का अत्यंत गर्म अवस्था में थी। धीरे धीरे वह ठंडी होती गई और आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। या आशंका होती है कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण अग्नि के योग से हुआ है, परंतु वास्तविकता यह है कि आग्नेय चट्टानों की रचना तप्त एवं तरल मैग्मा के शीतल होने से होती है। तो इस प्रकार आप इसकी परिभाषा या फिर रचना की प्रक्रिया लिख सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आने के चांस है। आग्नेय शैलों या फिर आग्नेय चट्टानों से जुड़ा प्रश्न आपकी परीक्षा में 2-3 प्रश्न आएंगे, गारंटी है। कम से कम 8 से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल की विभिन्न परतों की व्याख्या कीजिए। वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं और उनके बारे में लिखना है। तो हम आपको इसके बारे में व्याख्या तो नहीं करेंगे, लेकिन वायुमंडल की जो विभिन्न यानी कि जो पॉपुलर परतें होती हैं उनके नाम हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो नंबर 1 पे है, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 जो परत है हम आपको बता रहे हैं, नंबर 1 है कि मध्यमंडल, मध्यमंडल परत। नंबर 2 पे आपकी आ जाएगी परिवर्तन मंडल। नंबर 3 पे आ जाएगी आपकी तापमंडल। और नंबर 4 पे आपकी आ जाएगी आयतन मंडल या बाह्यमंडल। और नंबर 5 पे आपकी आ जाएगी समताप, जिसको ओजोन मंडल बोलते हैं। इस प्रकार आप लोग इनकी जो परतें हैं उनके नाम लिख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण इनकी परत है जिसका नाम है तापमंडल, जिसको आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। तो आप ये 6 परतें हैं, इनको याद रखेंगे तो आपके लिए 5 परतें हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा चांस है इस प्रश्न के, ठीक है, ओके।
अगला प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि भूमंडल पर सूर्यताप का विवरण बताइए। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से देना है, क्योंकि सभी प्रश्न जो होते हैं वो आप परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन का पहले मतलब समझ लीजिएगा, फिर उत्तर देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न से बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका भूगोल का पेपर है, जब भी हो, 2 4 6 दिन में, हफ्ते भर में, कल परसों, ये ध्यान रखिएगा प्रश्न पत्र का नाम भौतिक भूगोल होगा। तब ध्यान से इस बात को ध्यान दीजिए, प्रश्न पत्र का नाम या फिर आपके पास स्कीम है, टाइम टेबल है, तो उसमें लिखा होगा कि इस तारीख को आपको भूगोल का पेपर है। ठीक है, और पेपर का जो नाम है वो भौतिक भूगोल है, इस बात को ध्यान रखेंगे, तभी भौतिक भूगोल के लिए ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि वर्षा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो वर्षा के जो विभिन्न प्रकार होते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, वर्षा के जो प्रकार होते हैं, यानी कि जो वर्षा के प्रकार होते हैं उनकी जो संख्या है वो है 3। ठीक है, तो आपके जानकारी के लिए हम पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है, पहले का नाम है, ध्यान से सुनिएगा, नंबर 1 पे संवाहिनीय वर्षा। ठीक है, संवाहिनीय वर्षा। नंबर 2 पे आपकी जो आ जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, नंबर 2 पे आपकी आ जाएगी पर्वतीय जल वर्षा। ठीक है, पर्वतीय जल वर्षा। और नंबर 3 पे जो आपकी आ जाएगी वो है चक्रवातीय। ठीक है, चक्रवातीय वर्षा 3 नंबर पे। तो ये ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पे आपकी संवाहिनीय वर्षा, नंबर 2 पे पर्वतीय जल वर्षा, नंबर 3 पे चक्रवातीय वर्षा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न इसी में है कि उष्णकटिबंधीय चक्र वातों की उत्पत्ति को समझाइए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इस भी प्रश्न के आने के पूर्ण चांस है। उष्णकटिबंधीय से जुड़ा एक प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महाद्वीपीय मग्न ढाल पर टिप्पणी लिखिए। इसको इग्नोर कर दीजिए, इतने आने के चांस नहीं इस प्रश्न के। अगला है कि महासागरीय गर्त का वर्णन कीजिए, इसको भी इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, जो मुझको लग रहे हैं हाई लेवल के प्रश्न हैं, जो परीक्षा में लगातार हमेशा पूछे जाते हैं, आते ही आते, उनको मैं आपको बता रहा हूँ बस। प्रबल ये भी इग्नोर कर दीजिएगा, बलन के प्रकार ये भी इग्नोर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आ जाइएगा 11 नंबर पे, 11 नंबर पे ये प्रश्न, पृथ्वी का ऊष्मा बजट पर टिप्पणी लिखिए। ये महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये हाई लेवल का और जनरली प्रश्न है और आपकी परीक्षा में आने के पूरे चांस है, इसलिए इसका उत्तर जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटो टेक्निक सिद्धांत पर, इसको इग्नोर कर दीजिए, इस प्रश्न के आने के चांस नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ज्वार भाटा के प्रकार, ज्वार भाटा के प्रकार के बारे में आपको बताना है। तो ज्वार भाटा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपकी परीक्षा में मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, अगर आपका फिजिकल भूगोल की परीक्षा हो रही है, यानी कि जियोग्राफी की हो रही परीक्षा, तो ये प्रश्न गारंटी है आएगा ही आएगा। तो हम आपको इसके बारे में थोड़ा उत्तर बता दे रहे हैं, ज्वार भाटा के प्रकार। तो पहले तो समझते हैं ज्वार भाटा के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। ज्वार भाटा के प्रकार, सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा की सापेक्ष दूरियां व स्थितियों के कारण ज्वार भाटे में अंतर उपस्थित होते हैं। जो निम्न प्रकार के ज्वार भाटे उत्पन्न होते हैं, तो इनके प्रकार है। नंबर 1 पे है आपका वृत्त या दीर्घ ज्वार, नंबर 2 पे है इसका लघु ज्वार, नंबर 3 पे इसका है आयन वृत्तीय एवं विषुव ज्वार। तो इनके 3 प्रकार के ज्वार भाटा होते हैं, जिनके नाम मैंने आपको बताएं, और इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ज्वार भाटा की परिभाषा, ज्वार भाटा के प्रकार, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने के पूरे चांस हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के समझते हैं, तापक्रम की विलोपता को स्पष्ट कीजिए, इसको इग्नोर कर दीजिए, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाए रूपांतरित, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि रूपांतरित चट्टानों का वर्गीकरण कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, लो, मीडियम, हाई। ये मतलब कि 3 प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, इसलिए इसको हम मीडियम वर्ग में रखेंगे, मतलब कि मीडियम में आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। ठीक है, तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर। 16 नंबर, हीमोन के विभिन्न प्रकार बताइए, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न आप लोगों के समझ आ रहा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विश्व के प्रमुख बायोम जीवोम को बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। हाई लेवल का प्रश्न है, परीक्षा में आने के पूर्णतः चांस हैं, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा कौन सा प्रश्न है, 18 नंबर, जैवमंडल के विभिन्न घटक के बारे में बताइए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में पढ़ के जाइएगा। ये आपकी परीक्षा में आने के पूरे चांस है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषताओं के बारे में बताइए। अगला 20 नंबर है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रकार बताइए। ओके, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उष्णकटिबंधीय से जुड़ा आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा। वो हो सकता है कि चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषताएं आ जाए, हो सकता है चक्रवात की प्रकार आ जाए, लेकिन आएगा जरूर। उष्णकटिबंधीय एक अच्छा और महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे जुड़े प्रश्न आएंगे कम से कम 8 से 10 नंबर के, तो इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। वहीं पर अगला प्रश्न आप लोगों के समझ आ जाएगा, पढ़ते हैं आपका 21 नंबर, ध्यान समझें। 21 नंबर की वायुमंडल की संरचना का वर्णन कीजिए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, वायुमंडल की संरचना किस प्रकार हुई है, कैसे हुई है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। समझ में आ गया। देखिए, हम आपको वही प्रश्न बताने का प्रयास करते हैं जो आपकी परीक्षा में आने के ज़्यादा चांस हो, अपने अनुसार, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के समझते हैं 22 नंबर का, कि सूर्योताप के विवरण को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन कीजिए। एक ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ये भी प्रश्न आने के चांस है आपकी परीक्षा में। 23 नंबर जो प्रश्न, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। और आपका जो 24 नंबर है कि भू संतुलन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, प्राट महोदय ने इस सिद्धांत को किस प्रकार प्रतिपादित किया है। तो भू संतुलन से जुड़ा प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में। भू संतुलन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बताइए और आप इससे क्या समझते हैं, इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा, आने के पूर्णतः चांस हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों की समझ इसी में है। चलिए पढ़ते हैं कि भू संतुलन के सर जॉर्ज एरी की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आपको अभी बताया कि भू संतुलन से जुड़ा प्रश्न आएगा, और देखिए कई प्रश्न पूछे भी जाते हैं। और देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न भी यहाँ पर है भू संतुलन से जुड़ा, तो आपको मैं बता दूँ ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे भी जुड़े प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, तो इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। सारे प्रश्न आप अपने क्वेश्चन बैंक में, अपने उसमें नोटबुक में नोट करते जाइए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम आपको काफ़ी हार्ड वर्क का एनालिसिस करके ये सारे प्रश्न बता रहे हैं। और इन सभी जो प्रश्न हैं, इनका उत्तर अगर आप लोग बोले कि कहाँ पर मिलेंगे, तो इन सभी का जो उत्तर है आप सभी को अपने क्वेश्चन बैंक इंटरनेट पे फ्री में उपलब्ध है, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंटरनेट पे, और अपने सीरीज में ढूंढ लीजिएगा अगर आपने खरीदी है तो। अगला प्रश्न है कि भूकंप से आप क्या समझते हैं, भूकंप के प्रमुख प्रकारों को बताइए। ये प्रश्न अगर आपका पेपर है जियोग्राफी यानी कि भूगोल का, तो ये प्रश्न बनता ही बनता है, आएगा ही आएगा। तो इसके परिभाषा आप क्या समझते हैं, ठीक है, और इसके प्रकार के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। छोटी सी परिभाषा हम आपको बताएं, क्योंकि इसकी जो परिभाषा है, भूकंप की परिभाषा है, अलग अलग जो विद्वान हैं उनके अनुसार अलग अलग है। तो हम आपको एक परिभाषा बता रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कि प्राकृतिक कारणों से जब पृथ्वी की सतह कांपने लगती है, यानी कि प्राकृतिक मतलब जान रहे हैं आप लोग, नेचर यानी कि दैविक। ठीक है, यानी कि जो प्राकृतिक हो, यानी कि भगवान के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, प्राकृतिक कारणों से जब पृथ्वी की सतह जो कांपने लगती है, तब उसे हम भूकंप कहते हैं। जैसे कि आप लोग कहते नहीं है कि आज धरती हिल रही थी, ये कमरा हिल रहा था, कभी कभी होता नहीं है कि तो ये एक प्रक्रिया है भूकंप की। जब किसी कारणों से वो कांपने लगती है, उसी को हम भूकंप कहते हैं। ठीक है, और इसकी अलग अलग परिभाषा हो सकती है, आप अपने अनुसार पढ़ लीजिएगा, जो आपको सरल लगे उस हिसाब से पढ़ लीजिएगा। इसके प्रकार के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, प्रकार भी हम आपको बता देंगे क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला जो प्रकार है, ध्यान से समझिएगा, पहला प्रकार है कि मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न भूकंप। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम दूसरा भी लिख दे रहे हैं। दूसरा आपका हो जाएगा
कि प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न भूकंप, पहला तो मानवीय क्रियाओं से, दूसरा प्राकृतिक क्रियाओं से, और आपका जो अगला हो जाएगा, ठीक है, 3 नंबर, जैसे कि पातलीय भूकंप हो गया, भू संतुलन से संबंधित भूकंप हो गया, तो ज्वालामुखी भूकंप हो गया, तो इत्यादि ये प्रकार होते हैं भूकंप के, ठीक है। तो जो मेन होते हैं वो 2 ही हैं, 2 भागों में बांटा गया, पहला तो मानवीय है, ठीक है, पहला तो मानवीय है ये वाला, और जो ये है ये आपका आ जाता है प्राकृतिक, मानवीय प्राकृतिक, और इनके अंदर सब कैटेगरी बन जाती हैं, तो इन्हीं के डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, अन्य आ जाएंगे, ठीक है, अन्य भूकंप के प्रकार। तो समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि प्रमुख परतदार चट्टानों को उल्लेख कीजिए, यानी कि प्रमुख जो परतदार चट्टानें उनके बारे में लिखिए। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे भी जुड़े प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो कई सारे परतदार चट्टानें होती हैं, जैसे चूना पत्थर चट्टानें, ठीक है, बलूथा पत्थर चट्टानें, ठीक है, शैल चट्टानें इत्यादि बहुत सारी होती हैं, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, अवसादी शैलों की विशेषताएं बताइए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न इतना नहीं है, मतलब कि मीडियम कैटेगरी का है, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, तो आपके हिसाब में पढ़ना चाहे पढ़ सकते, इग्नोर करते हैं। भ्रंश के प्रकारों का वर्णन कीजिए, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है कि अपक्षय को प्रभावित करने वालों कारकों का उल्लेख कीजिए, ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आ भी सकता नहीं भी आ सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर की काष्ठ, 32 नंबर की अस्थालकृत किसे कहते हैं, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। 33 नंबर ध्यान दीजिएगा कि नदी द्वारा निर्मित भू आकृतियों का वर्णन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट कभी कदार आ जाता है, 33 नंबर प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न जो आप लोगों के समझते हैं वो वायुमंडल को लेकर है, ठीक है। तो इसका प्रश्न पढ़ते हैं, मतलब ये प्रश्न पढ़ते हैं कि वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं, वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वालों कारकों की व्याख्या कीजिए। ये कि टॉप लेवल का क्वेश्चन है और ये प्रश्न आपके लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय में आना बनता है और आने की पूर्ण चांस है, तो इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर कहीं दीर्घ में आ गया तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये करीब 34 प्रश्न थे, 35 प्रश्न थे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 34-35 प्रश्न मैंने बताए, जिसमें से जो टॉप लेवल के हैं वो करीब करीब 18 से 20 ही क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको बताया कि ये पढ़ लीजिएगा, मत पढ़िएगा। तो आई होप आप समझ भी गए होंगे और सारे प्रश्नों का उत्तर तैयार कर लेंगे, तो आपको परीक्षा में मैं इतना तो भरोसा दिला सकता हूँ, आपको कोई फेल नहीं कर सकता, ठीक है। टॉप नहीं करेंगे तो फेल भी नहीं कर सकता आपको कोई, तो क्योंकि आप लोग पहले से पढ़े हैं नहीं, अभी से अपनी तैयारी करेंगे तब भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कुछ त्रुटियां रह गई हों, अगर कुछ आपको ना समझ में आया हो, ठीक है, तो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या आप हमें एडवाइस दे सकते हैं। और अगर अन्य सब्जेक्ट का इसी तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। हम आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।